कभी आकाश में पंछियों को देखा करती थी तो कभी उड़ने की महज ख्वाहिश रखती थी। पर अब वो कल्पना चावला बन पंछी की तरह उड़ा करती है। अगर ना पढ़ने दिया जाए तो मलाला बन लड़ती है। वो महिलाएं जो कभी समाज की संकीर्ण सोच की उस बेड़ी में बंधी थी जो किसी धातु से ज्यादा कठोर है, वो महिलाएं अब खुद के लिए ख्वाब बुन रही हैं। और ना सिर्फ ख्वाबों को बुन रही हैं बल्कि महिलाएं दूसरों को वो नजरिया भी दे रही हैं जिससे नजर में बदलाव आ सके। बच्चों के हाथ में कलम थमाकर उनका भविष्य संवारने वाली ये महिला है नया विचार नई ऊर्जा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजलि सिंह, जो दिए की रोशनी को इतना प्रकाश में कर देना चाहती हैं कि आंधी का मुकाबला करना आसान हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हनी त्यागी और आप देख रहे हैं टीवी 100। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टीवी 100 लगातार आपको शख्सियत से मुखातिब करा रहा है जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। अभी आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना, जो पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी। तो महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, सराहनीय काम कर रही हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करती जा रही हैं। तो ऐसी ही एक महिला से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, अंजलि सिंह से, जो कि एक शिक्षक हैं और समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रही हैं। समाज के कल्याण में वो लगातार लगी हुई हैं, लगातार ऐसे कदम उठा रही हैं कि लोगों को उसका लाभ मिले, बच्चों का जो भविष्य है वो संवर सके। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं आपको बता दूं कि मैम सिटी मजिस्ट्रेट जो है गंभीर सिंह, उनकी वाइफ हैं, लेकिन मैं अभी आपको केवल सिटी मजिस्ट्रेट की वाइफ के तौर पर नहीं, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर मुखातिब कराना चाहूँगी दर्शकों से कि एक महिला देखिए जो समाज में किस तरीके के बदलाव कर देती है। तो मैम, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नया विचार नई ऊर्जा की, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि क्या ये फाउंडेशन है, किस तरीके से काम कर रही है। नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन है हमारी जी। तो ये हमारा बेसिकली उन बच्चों के लिए जो अंतिम पायदान तक, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जिन तक गाइडलाइंस नहीं पहुंच पा रही है, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, हम उनके लिए काम करते हैं जी। उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं, सभी तरह के बच्चे होते हैं और उस गाँव के जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग भी होते हैं, ताकि हम उन्हें साक्षर कर सकें और शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक कर सकें। जी मैम, मैंने पढ़ा कि कोविड के टाइम पर आप आगे आए, आपने लोगों की मदद की, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको खाना दिया गया। जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से और किस तरीके से वो सारे इंतजाम किए गए। जी, जब हम लोग जैसे कोविड का लॉकडाउन हुआ तो बच्चे के लिए हम कुछ लेने के लिए जा रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने देखा कि रोड पर, हाईवे पर NH24 भी मेरा घर था, तो मैं वहीं से निकली तो देखा इतने लोग जा रहे हैं, इतने मजदूर, उनमें 3-3 महीने 2-2 महीने की माओं के साथ बच्चे थे और कुछ नहीं था जी। तो हम लोगों ने आके बड़ा मन वैसा हुआ, तो हम लोगों ने आकर के कि डिसाइड की कि क्या किया जाए। अपने हस्बैंड से कहा मैंने, तो हमने कहा कि यार इन लोगों के लिए हम लोग कुछ करते हैं क्योंकि इतने भूखे प्यासे हैं। तब हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया। फिर मेरी 1-2 डॉक्टर्स फ्रेंड थी जो डॉक्टर है वहीं TMU में, तो हमने उनसे कहा कि चलो अभी तो जो घर में राशन है हम लोग उससे बनाते हैं। और तो हम, क्योंकि उस टाइम तो ना कोई सर्वेंट थे घर पे ना कुछ था, हमने कहा जितना हम लोग कर सकते हैं हम उतना करते। तो हम 5-6 लोग ने मिलके, फ्रेंड्स ने, हमने अपने घर पे सुबह से लग करके और खाने के फूड के पैकेट्स बनाए और फिर वो जाकर दूध जो घर में था और जो लेकर आ रहा था उससे कह करके दूध मंगवा कर बच्चों के लिए दूध के छोटी छोटी बॉटल्स बना के वो दी और फिर खाना उन लोगों को दिया। तो जैसे ही ये सब शुरू किया गया तो पूरे शहर में हुआ कि नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी। तो जितने वहाँ के सारे थे जो जनप्रतिनिधि थे और ऑफिसर्स थी, वो सब लोग इस काम में फिर लग गए। फिर तो खाने का, फिर आपने देखा ही उसके बाद तो काफ़ी मतलब हो गया था। आपने अभी एक बात की कि जैसे ही आपने मतलब उन लोगों को खाना मुहैया कराया, खाना बंटवाया, तो लोगों को लगा कि भाई ये कर सकते हैं और तो हमें भी ये शुरू करना चाहिए। मतलब आप लोगों को एक तरीके से प्रेरणा दे रही हैं कि आप भी ये सब कर सकते हैं। क्योंकि आप महिला हैं तो विशेष तौर पर ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी। एक चीज़ है जो कही जाती है कि महिलाएं काम के बाद भी काम पर ही लौटती हैं। मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ या मैं मीडिया फील्ड में हूँ, बहरहाल मेरी चीज़ें अलग हैं, फैमिली थोड़ा समझती है चीज़ों को, मगर बहुत सी महिलाएं टीचिंग कर रही हैं, घर लौटती हैं तो घर का काम भी करना है। तो आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो बेशक हो जाता है।
एक्चुअली काम थोड़ा सा मल्टीपल डायरेक्शन में करता है और सब थॉट्स का, एनर्जी का है जी। कि हम लोगों को जब पता है कि एक्स्ट्रा भी आपको करना है जी तो अपना अपना एनर्जी लेवल उसी तरह से रखते हैं जी कि स्कूल से आए तो हमें पता है ना कि बच्चों को भी देखना है और फिर बाहर भी जाना है, मुझे तो विजिट पे जाना पड़ता है, कहीं किसी गांव में जाना पड़ता है, जी तो मतलब वो प्लानिंग बैठे बैठे जब आती हूँ तो करते आती हूँ कि हाँ इस तरह से बच्चों को भेजेंगे सर, भेज करके फिर वहाँ जाना है, वहाँ बच्चों को एक जैसे किसी परिवर्तन पाठशाला हम लोगों की चलती है तो वहाँ क्लासेस लेनी जी है। तो अपने बच्चों के जो एक्टिविटीज़ के लिए भेजा, उसके बाद खुद वो 1 घंटा जो एक्टिविटीज़ में बच्चे जाते हैं तो मैं जा करके वो परिवर्तन पाठशाला में क्लासेस देख लेते हैं। जी मैम, क्योंकि सर तो सिटी मजिस्ट्रेट हुए तो मुझे लगता है इनके हिस्से में भी इतवार तो नहीं आता। नहीं आता। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि उनके हिस्से में इतवार नहीं आता। हाँ नहीं, मेरे हिस्से में इतवार आ जाता है। हाँ, जी। क्योंकि जो ये करते हैं मैं उसी में सम्मिलित हूँ, हम दोनों वही काम करते हैं जिसमें मतलब जब शुरू किया था इन्होंने नया विचार नई ऊर्जा जी मेरे हस्बैंड ने, तो उस समय मैं सम्मिलित नहीं थी, जी। लेकिन जब मैंने इन्हें देखा कि मतलब कहीं से विजिट लेके आते थे बच्चों को, मोटिवेशनल स्पीच वो करके आते थे तो ये खुश हो जाते थे, जी मतलब अंदर से इनके अंदर इतनी एनर्जी और वैसे फील, तो वो चीज़ देख के मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ मिल के करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन्हें रोकूंगी तो फिर ये कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। जी। तो इसलिए मतलब हम लोगों ने साथ मिलके किया तो इतवार आ जाता है, इतवार आ जाता है। जी। दोनों को साथ जाना है, उन्हें जाना है, मुझे किसी फंक्शन में जाना है, तो हमारा जो गाड़ी में समय है वो मिल जाता है। चलिए, मतलब आपके हिस्से में इतवार आ इतवार जाता आ है, जाता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए लौटते हैं नया विचार नई ऊर्जा की तरफ। तो नया विचार नई ऊर्जा संस्थान, ये जो फाउंडेशन है उसके अंतर्गत कई सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में चेंज किया गया। हाँ। तो उससे लोगों, मतलब आपने क्या देखा कि शिक्षा का स्तर पहले से इतना बेहतर हो गया है और फर्क पड़ रहा है बच्चों की शिक्षा पर? उससे जैसे पहले क्या था, जैसे टीचर्स थे तो वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते थे, जी। हाँ, जैसे ही हम लोगों ने जब हमारे यहाँ जो और थे, हम फाउंडेशन से जो लोग जुड़े और जो टीचर्स जुड़े, तो हमने कहा कि खाली ड्यूटी नहीं, मतलब मन से करना है। जी तो जब उन्हें बताया गया तो ऐसे से मतलब स्कूल्स में जो प्रधान थे उन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से स्कूल्स को डेवलप किया। जो कायाकल्प योजना चल रही है तो ये पहले से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हाँ अपने स्कूल्स को अच्छा करिए, जी या जैसे प्रधान जी हैं कि आप मतलब रोड्स तो बनेंगी टूटेंगी, जी। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप पहले स्कूल को ठीक करिए। जी स्कूल में जितना भी आपका बजट आता है उसका कम से कम 30-40-50% तो आप स्कूल्स में दीजिए, जी क्योंकि वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो देश का भविष्य है। जी सड़क तो आज बनेगी, 2 साल मतलब है, साधन है यातायात का, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है कि हम बच्चों का भविष्य सुधारें, उन जी। बच्चों को वहाँ से निकालें, और सुविधाएं मिलेंगी तभी तो हम प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की तरह हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और वो चीज़ें अब शायद आ रही हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो उनकी जो जितनी योजनाएं, तो आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी के बच्चे जो पढ़ते ही नहीं थे, जिन्हें कहा जाता कि एजुकेशन लेवल ख़राब है, वो बहुत चेंज हुआ है, और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल के आती है शायद प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों में भी नहीं, जी क्योंकि उन्हें अब वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी योजनाओं को और कार्यान्वित करें। जी। दरअसल बच्चों को अब अपनी खूबियों के बारे में पता लग जी, पा रहा है, जी, क्योंकि हाँ। सरकारी स्कूलों में पहले ये सुविधाएं नहीं थी। जैसे नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो जी। उसमें स्किल डेवलपमेंट्स की क्लासेस होती है, तो इससे क्या है बच्चे मतलब अब आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो जी। ये चीज़ें जो आई हैं इनसे बहुत बदलाव होगा शिक्षा में। मैम, गुरु दक्षिणा का जो एक बहुत बड़ा रिवाज रहा है और भारतीय संस्कृति में एक बेहतरीन और अच्छा उदाहरण भी हमारे पास है। ऑफ कैमरा जब आपसे बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया कि जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त के मतलब वो जो लकीर है वो कई रिश्तों में खिंची, ऐसे ही एक लकीर खिंची गुरु और शिष्य के बीच में। पाकिस्तान का एक शिष्य रहा जब जिसको नोबेल प्राइज मिला, तो उसके बाद वो भारत आया अपने गुरु को ढूंढते हुए। तो इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि वो क्या पूरी चीज थी। जी। वो जैसे जब बंटवारा हुआ तो जो गुरु उनके रह गए थे, तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता अबुल समद हैं शायद नाम उनका, तो वो जब आए तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि मुझे अपने गुरु को से मिलना है, तो भारत सरकार ने मदद की और उनके गुरु को 90 साल बाद ढूंढ रखे जब तो वो उनसे मिले, जाकर के उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार अपने गुरु के चरणों में रखा। जी। तो क्योंकि हम जो जहाँ से आए हैं हमें वहाँ भी तो देना है। जी।
तो हम लोग इसी इसके लिए कहते हैं कि आप अपने स्कूल्स में जाइए, वापस जहाँ से पढ़ के आए हैं अपने गुरु के पास। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, जी। आप जाके उनके पैर छू लेते, उन्हें बुक भेंट कर देते, तो उनके लिए वही बहुत है। जी। उन स्कूल्स में जाइए जहाँ आप पढ़कर आए हैं। हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के अभाव में वो स्कूल खराब हो रहा हो। 500 रुपये के ब्लैक बोर्ड पे कलर आपने करवा दिया, कुछ वो बेंचेस जिस पे बैठकर हम लोग पढ़े हैं वो बेंचेस खराब हैं, जी। टूट गई हैं, तो उन्हें ला करके उन्हें सही करवा दिया। ये हर उन स्कूल में जा कर के हम जितना जो कर सकते हैं वो सब हमें करना चाहिए। जी मैम, अगर मैं ये बात कहूँ कि अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो गलत नहीं होगा, मगर फिर भी आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। आई एम श्योर कि आप भी अपनी फाउंडेशन के अंडर जब काम कर रहे होंगे, आप भी ऐसे लोगों से मुखातिब हुए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य बिंदु वो रहे जिसकी वजह से आज भी कुछ लड़कियां वंचित हैं शिक्षा से? देखिए, शिक्षा से वंचित जैसे मतलब आज भी जो कहीं है समाज में ये सॉर्ट रहते हैं कि नहीं, अगर बेटा और बेटी दोनों हैं तो उनमें से अगर पैसे का अभाव है तो वो लोग क्या करते हैं कि बेटे को कि नहीं बेटा तुम्हारा रोक देते हैं, इसे पढ़ा, जी, है ना। ये इस तरह की अभी भी कहीं ना कहीं है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग मतलब मेरी फाउंडेशन से एक प्रयास रहता है, मैंने उसे नाम दिया है परिवर्तन पाठशाला। जी। उस परिवर्तन पाठशाला में जैसे सब गांव में बच्चे आए हैं, जैसे और अभी भी है, जैसे मैं थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से वो रखती हूँ, मेरा विद्यालय भी है, तो वहाँ देखते हैं कि आफ्टर 10th आफ्टर 12th पेरेंट्स बेटियों को बाहर भेजना नहीं चाहते, या पैसे का अभाव रहता है, वो नहीं चाहते हैं कि जाएं और बाहर जाएं और पढ़ें। तो और बच्चियाँ बहुत सी बच्चे इतनी प्रतिभाशाली होती हैं कि उनकी पढ़ाई रोक करके उनके साथ अन्याय हो रहा होता है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हम उन बच्चियों को हम लोग उनसे कहते हैं कि बेटा तुम लोगों की फीस हम भरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं भरेंगे जी, लेकिन उसके बदले में भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी। तो उनका होता है कि क्या करना है, हमने कहा कि आपको ये करना है कि गांव में आप शाम के समय पंचायत घर है, कोई मंदिर का कमरा है, कहीं पर भी आप एक क्लासेस लगाएंगे, बच्चों को पाठशाला उसमें बैठाएंगी, जितने भी बच्चे गांव, उन बच्चों को बैठ के 1.5 से 2 घंटा क्लासेस लेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। क्योंकि गांव में हम लोगों ने जा करके ये चीज़ें देखी हैं कि जो बच्चे पेरेंट्स, क्योंकि मोस्टली गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, अब बच्चे जब स्कूल से जाकर बसते हैं, जैसा बैग होता है वैसे ही रख देते हैं, वो लोग नहीं पढ़ते जी। तो अगर उन बच्चों को कोई 1.5 से 2 घंटा पढ़ा देगा तो उनकी जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी बहुत फ़र्क होगा, और नेक्स्ट जब वो स्कूल जाएंगे तो जो उन्होंने पढ़ा है उसका प्रभाव भी उनके क्लासेस पे पड़ेगा जी। तो इसे हमने नाम दिया फिर परिवर्तन पाठशाला। तो इस तरह 2 काम होते हैं हमारे उस गांव में, जो बच्चे होते हैं उन्हें उनका शिक्षा का स्तर है वो भी सुधरता, और वो जो बच्ची जो आगे की पढ़ाई करने से वंचित रह जाती है उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाती है जी। तो अभी आप सुन रहे थे अंजलि सिंह को, जिन्होंने बताया कि बेटियां अगर वंचित रहती हैं तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं, बस थोड़ा सा हिम्मत और हौसलों की उड़ान की ज़रूरत है। क्योंकि दरअसल मैं दुर्भाग्य कहूँगी थोड़ा सा कि बेटियों को खुला आसमान भी एक डोर के सहारे मिलता है। बहरहाल आपको फिर मुखातिब कराएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से, तब तक के लिए आप देखते रहिए TV 100, और हाँ, अपने हौसलों की उड़ान को हमेशा रखिएगा। मैं हनी त्यागी, कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।